अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम फ्रॉम मैथ्स एकेडमी। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है एज पर पीएमडीसी सिलेबस हम लोगों ने पढ़ लिया था टेम्परेचर स्केल्स तक, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में है वो गैस लॉज हैं। तो अब गैस लॉज को अगर हम देखें तो देखिए गैस लॉज जो है ना हमारे पास ये मेनली कंसर्न करती हैं फॉर आइडियल गैसेस। गैस लॉसेस एक्चुअली हमारे पास जो होती हैं वो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए जो है ना यूज़ करते हैं हम लोग। रियल गैसेस पे ये अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि जो हमारे पास गैसेस हैं इनका ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही तो कोई इनके पास शेप होती है, सही है। And their volume at same mass can be altered by changing the pressure as well as temperature। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो मैं किसी गैस का सेम मास लेती हूँ ना, गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है ना तो उसकी शेप है, ठीक है ना। फिक्स्ड वॉल्यूम ना होने से मतलब यहाँ पर ये है कि जो उनका वॉल्यूम है ना वो चेंज कर सकता है। उनका वॉल्यूम, अगर मैं एक कांस्टेंट मास भी लेती हूँ ना, एक मास मेरा सेम है, मैं फिर भी उसका वॉल्यूम चेंज कर सकती हूँ। भले ही उसका मास उतना ही हो, मैं उसका वॉल्यूम क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ बाय चेंजिंग उसका प्रेशर और टेम्परेचर, सही है ना। अब वो किस तरह से ये चेंज होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के वॉल्यूम में चेंजेस आए, वो हम आगे फर्दर गैस लॉस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं gases can be described with the help of four variables: pressure, volume, mass and temperature. The relation between any two variable is found experimentally while keeping the other two constant। अच्छा, यहाँ पे देखें एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम गैस लॉस की बात करेंगे ना तो आप चार वेरिएबल्स को दिमाग में ढालो। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया और हमारे पास इतना हो गया मोल्स। क्या हो गया? मोल्स। अब इनमें से आप जो है ना किसी भी दो के दरमियान रिलेशन को डेवलप कर सकते हो। इनमें से आप किसी भी दो के दरमियान जो है वो रिलेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाकी दो को कांस्टेंट रखकर। यहाँ पर जैसे फॉर सपोज अगर मैंने इन दो के दरमियान अगर मैंने इन दो के दरमियान टेम्परेचर और मोल्स के दरमियान रिलेशन जनरेट करना है तो भाई मैं प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगी। अगर मैंने इन दो के दरमियान कोई रिलेशन बनाना है तो मैं इन दो को कांस्टेंट कर दूंगी। अगर मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कोई रिलेशन बनाना है तो मैं प्रेशर और मोल्स को कांस्टेंट कर दूंगी। तो इसका मतलब है ये चार वेरिएबल्स हैं, आप किसी भी दो का रिलेशन बनाना चाह रहे हो तो बाकी दो को आप कांस्टेंट कर दोगे, सही है ना। दैट इज अ सिंपल थिंग। अब जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है हमारी वो ये है कि बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहती है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, किसी भी वॉल्यूम जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। देखो ना, दो के दरमियान रिलेशन बना रहे हैं ना, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ मोल्स भी कांस्टेंट होना है, मोल्स भी, एन भी कांस्टेंट है यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ। मोल्स आर ऑल्सो कांस्टेंट। यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारे मोल्स हैं वो भी कांस्टेंट होंगे। अच्छा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मोल्स भी कांस्टेंट है। दो चीज़ों के दरमियान आप रिलेशन बना रहे हो, बाकी दो को आपने क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपने किसी भी दो के दरमियान रिलेशन बनाना है बाकी दो को आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। अब देखो यहाँ पर पीवी जो है दैट इक्वल्स कांस्टेंट, ये कैसे? देखो हमने जब रिलेशन हम बनाते हैं ना, वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और फिर जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं इक्वल्स टू लगाने के लिए तो मुझे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, सिंपल। तो मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट दूंगी, लेट बी कांस्टेंट के, वो जो कांस्टेंट है वो के हो जाता है हमारा, अपॉन पी हो जाएगा, सही है ना।
कलर चेंज करो, के अपॉन पी हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब मैंने कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करा तो मैंने कांस्टेंट लगाया। अगर मैं कांस्टेंट लगाया तो फिर कांस्टेंट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना पड़ेगा। मैंने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके कांस्टेंट लगा दिया के। अब अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये v और p का, ये जो प्रोडक्ट है v p का, ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल है जो कि हमारे पास है k, वो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारे पास k कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये पूरा ये कांस्टेंट है। अच्छा, इस चीज को मैं आपको ऐसे भी समझाऊं कि ये जो हमारे पास पूरा प्रोडक्ट है ना ये एक तरह से कंपनसेट हो रहा है। ये कांस्टेंट इसलिए है कि अगर मैं कोई सिस्टम है मैं उसका प्रेशर बढ़ा रही हूँ ना, मेरे उसके प्रेशर बढ़ाने से ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब मैं उसका प्रेशर बढ़ाऊंगी, उसको कंप्रेस करूंगी किसी गैस को, ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अब प्रेशर में बढ़ा रही हूँ, वॉल्यूम कम कर रही हूँ, वॉल्यूम उतना ही कम होगा जितना मैं उसका प्रेशर बढ़ाऊंगी, और वो जो पूरा सिस्टम था वो सेम ही रहेगा। मतलब जो नेट प्रोडक्ट है ना हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का, वो हमारे पास चेंज नहीं होने वाला। नेट प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही रहने वाला है, सही है ना। नेट प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मोल्स कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो जो पीवी है वो कांस्टेंट है। मतलब कि प्रेशर आप बढ़ाओगे ना एक सिस्टम का तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा पीवी का वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सही है। एक तरह से कंपनसेट हो रहा है। ये कांस्टेंट इसलिए है कि अगर मैं कोई सिस्टम है मैं उसका प्रेशर बढ़ा रही हूँ ना, मेरे उसके प्रेशर बढ़ाने से ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब मैं उसका प्रेशर बढ़ाऊंगी, उसको कंप्रेस करूंगी किसी गैस को, ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अब प्रेशर में बढ़ा रही हूँ, वॉल्यूम कम कर रही हूँ, वॉल्यूम उतना ही कम होगा जितना मैं उसका प्रेशर बढ़ाऊंगी, और वो जो पूरा सिस्टम था वो सेम ही रहेगा। मतलब जो नेट प्रोडक्ट है ना हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का, वो हमारे पास चेंज नहीं होने वाला। नेट प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही रहने वाला है, सही है ना। नेट प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मोल्स कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो जो पीवी है वो कांस्टेंट है। मतलब कि प्रेशर आप बढ़ाओगे ना एक सिस्टम का तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा पीवी का वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सही है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ ऑन ग्राफ एज शोन इन फिगर। अच्छा, यहाँ पे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में गिवन है, तो अगर हम इसको देखें, we can also represent Boyle's on graph as shown in figure. The graph plotted between pressure and volume at constant temperature is called as hyperbola. हम लोग जाहिर सी बात है जो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हमने किसको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है। और ये जो शेप बनती है, ये जो शेप कर्व बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला, ठीक है। अभी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम क्या होना है हमारे पास, कम होना है। आप प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। अब जैसे फॉर सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगी ना, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे मेरे पास जो प्रेशर है वो ज्यादा है, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमारे पास कम है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम मेरे पास इनडायरेक्टली क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। भाई ये वॉल्यूम एक्सेस है ना, वॉल्यूम की वैल्यू पहले ये थी, कम थी, अब यहाँ पे चलेगी, ज्यादा हो गई। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास पहले ऊपर थी, पहले प्रेशर की वैल्यू हमारे पास ऊपर थी, मतलब ज्यादा थी प्रेशर की वैल्यू, फिर उसके बाद नीचे आ गई तो क्या हो गई, कम हो गई। पहले वैल्यू यहाँ थी, अब वैल्यू यहाँ पर आ गई, कम हो गई ना वैल्यू। तो ये हमारे पास पीवी कर्व है, और ये हमारे पास शो कर रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना हुआ है, सही है। और ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि जो प्रेशर है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। अच्छा, अब पीवी का ग्राफ तो इस तरह से बनता है, सही है ना, मगर P1/V का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना 1/V, P1/V। देखो जब मैं किसी डिनोमिनेटर में वैल्यू को बढ़ाती हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझ लो फिर ये ग्राफ समझ आ जाएगा कि इनवर्स V का ग्राफ स्ट्रेट क्यों है।
जब मैं वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ाऊंगी ना, डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम, जब आप डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते हो तो जो आपके पास नेट वैल्यू आती है ना फ्रैक्शन की, वो कम हो जाती है। फॉर सपोज अगर यहाँ पे 10 होता ना तो ये वैल्यू आती है 0.1, अगर यहाँ पे 100 होता तो वैल्यू आती है 0.01। अब 0.01 तो 0.1 से भी कम है। अब जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊंगी ना यहाँ नीचे वॉल्यूम की, वैसे वैसे मेरे पास ये पूरा जो प्रोडक्ट है, लाइक ये पूरा फ्रैक्शन है हमारे पास, ये पूरा जो फ्रैक्शन है ये मेरे पास कम हो जाएगा। अब तो क्या हो गया, मैं बढ़ा रही हूँ असल में वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू मैं बढ़ा रही हूँ, मैं वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू कम नहीं कर रही हूँ, मैं वॉल्यूम की वैल्यू तो मैं बढ़ा रही हूँ, मगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ाने से मेरे पास क्या हो रहा है, जो नेट वैल्यू है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो ये जो नेट हमारे पास पूरा फ्रैक्शन है ना वो कम हो रहा है। जितनी ज्यादा वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी ज्यादा, द मोर विल बी द वैल्यू ऑफ volume, the lesser will be the fraction. लेसन, जितनी ज्यादा हमारे पास वैल्यू बढ़ेगी ना वॉल्यूम की, उतना ही जो कम है ना हमारे पास वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम, और 1/v की वैल्यू भी क्या हो रही है यहाँ पर, कम। जितनी ज्यादा प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास जितनी ज्यादा वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और प्रेशर की वैल्यू जब हमारे पास कम हो जाएगी, देखो ये फ्रैक्शन भी तो कम हो रहा है, ज्यादा बढ़ाने से ये फ्रैक्शन भी तो हमारे पास कम हो रहा है। अब हमारे पास फ्रैक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर भी कम हो रहा है, और फ्रैक्शन भी, ये जो फ्रैक्शन है पूरा, जो फ्रैक्शन है ये भी कम हो रहा है। प्रेशर के बढ़ने से या वॉल्यूम के बढ़ने से, सॉरी वॉल्यूम के बढ़ने से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वॉल्यूम के बढ़ने से जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम, और जो ये पूरा फ्रैक्शन है ना 1v का, ये भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रेशर है और ये जो 1/v है ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपस में क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, हमारे आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। तो ये हमारे पास आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है, लाइक 1/v का जो फ्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो जो हमारे पास ग्राफ बढ़ता है, मतलब कि जब प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो 1/v की वैल्यू भी कम होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, जब प्रेशर की वैल्यू कम 1/v की वैल्यू कम, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा 1/v की वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है। और इसका जो ग्राफ होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का, वो क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो आपस में क्या, सेम है, मतलब कि सेम चेंजेस आ रहे हैं दोनों में। जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है तो देखो इसकी वैल्यू भी बढ़ी है ना, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पहले ये थी, वॉल्यूम की वैल्यू ये थी। इस पॉइंट पर अगर हम देखूं तो प्रेशर की वैल्यू ये थी, ये वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखा प्रेशर की वैल्यू जैसी बढ़ी, जैसी प्रेशर की वैल्यू बढ़ी तो 1/v की भी वैल्यू तो बढ़ गई ना, दोनों क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये है, सही है ना। अच्छा, अब डू यू नो में क्या लिखा हुआ है कि डू यू नो में लिखा हुआ है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एंड पॉइंट एट द टॉप ऑफ वेपराइजेशन कर्व। देखो ये हमारे पास एक वेपराइजेशन कर्व है, सही है ना। देखो ये हमारे पास एक वेपराइजेशन कर्व समझ लो, क्योंकि देखो वेपराइजेशन क्या होती है, वेपराइजेशन क्या होता है, इट्स सिंपली द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। और लिक्विड को अगर मैंने वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, लिक्विड को अगर मैंने उसके वेपर्स में कन्वर्ट करना है मैं उसका प्रेशर कम करूंगी। भाई देखो जब मैंने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चीज। जो आप लोग
गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको क्या करते हो भाई, आप उसका प्रेशर कम कर देते हो। एंड व्हेन यू रिड्यूस द प्रेशर तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा कि वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे भाई, जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो है आपस में क्या हो जाएंगे, करीब करीब आएंगे। मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, उनकी फोर्सेस कम हो जाएंगी, उनकी सॉरी फोर्सेस बढ़ जाएंगी आपस में, जो है ना उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और वो मिलकर लिक्विफाई हो जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, है ना। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर को कम कर दूं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे और वो कन्वर्जन हो जाएगी। कहाँ से कहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगी, लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे सिंपली ये कर्व हमारे पास यही बताया, देखो पहले प्रेशर की वैल्यू ये थी ना, तो ये वेपराइजेशन कर्व हमारे पास है, क्योंकि पहले प्रेशर की वैल्यू ये थी, फिर प्रेशर की वैल्यू हो गई ये, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे बस क्या हुई है, कम। प्रेशर की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। प्रेशर की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज क्या हो रहा है, लिक्विड था जब प्रेशर ज्यादा था, जब प्रेशर कम हुआ तो क्या हो गई है, गैस हो गई, सही है ना। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम कम था, लिक्विड था, जैसी वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो ये क्या हो गई, गैस हो गई। गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, गैस पूरे में एक्सपेंड कर जाती है। वॉल्यूम का लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक लिक्विड वेपर, अच्छा ये इक्विलिब्रियम रीजन में आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पूरा कर्व है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, ये हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर है और क्रिटिकल टेम्परेचर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो ये क्रिटिकल प्रेशर और critical temperature है। A gas above a critical temperature does not separate into phases when it is compressed isothermally। देखो यहाँ पर अगर मैं critical pressure है ना, ये मेरे पास यहाँ पे critical pressure है और critical temperature है। अगर मैं जो critical pressure critical temperature सिंपली वो conditions है कि इसके बाद अगर मैंने और ज्यादा pressure कम करा या इसके बाद अगर मैंने और ज्यादा temperature बढ़ाया, ठीक है ना, इसके बाद अगर मैंने और ज्यादा प्रेशर को कम करा, क्योंकि प्रेशर को कम करने की वजह से क्या हो रहा था, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। अब अगर मैंने और प्रेशर कम करा तो फिर वो चीजें जो है ना वो सेम नहीं रहेंगी, मतलब कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रेशर की, मतलब एक प्रेशर तक वो हो रहा है, उसके आगे से वो ये चीज फॉलो नहीं कर रहा, सही है ना। उसके बाद वो पॉइंट जहां तक जो है वो अपना वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड, वो जो पॉइंट है जिस पर आप प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करोगे, वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये हमारे पास ये टॉप वाला जो रीजन है ना, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, सही है ना। अगर मैंने इसके आगे और ज्यादा बढ़ाया ना प्रेशर, मैंने कम करा और ज्यादा प्रेशर, यहाँ तक मैंने कर दिया था प्रेशर, अगर मैं प्रेशर और कम करके यहाँ तक लेकर आई या कुछ करा, तो फिर ये जो फर्दर जो हमारे पास गैस में कन्वर्जन हो रही है ना, जो फर्दर वेपराइजेशन हो रही है, वो नहीं होगी। एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू और एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू, जहां तक जो हमारे पास लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके आगे से जो है ये सेपरेट नहीं होगा फेजेस के अंदर। फेज में कन्वर्ट हो रहा था ना, कौन सा फेज था इसका, लिक्विड फेज था, एंड दैट वाज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट फेज, इट वाज कन्वर्टिंग इनटू अ गैसियस फेज। इस पॉइंट के बाद वो गैसियस फेज में कन्वर्ट नहीं होगा, सही है ना। इस पॉइंट के बाद इट विल स्टॉप इट्स कन्वर्जन। इस पॉइंट के बाद क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बाद इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू, लाइक इट विल नॉट चेंज एट फेज, वो वहीं पर ही रहेगा, उसी फेज में रहेगा, बस जितना होना था हो गया। क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा तो फिर ये अपना काम नहीं दिखाएगा, सही है ना, करेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर व्हेन इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ठीक है ना। आप ये जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो आइसोथर्मली, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप उस गैस को कम कर रहे हो, तो उस केस के अंदर इट विल नॉट फर्दर चेंज इनटू फेज, अनदर फेज। अच्छा अब यहाँ पे देखो, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन, यही पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो लिक्विड है और जो वेपर है वापस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब जो लिक्विड है ना वो फर्दर वेपराइजेशन फॉलो लाइक नहीं करेगा परफॉर्म, और जो हमारे पास वेपर्स थे वो कंडेंसेशन दोबारा कर रहे होंगे,
द वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे और आपस में जो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा ना, ये पूरा कंपनसेट हो जाएगा और जो ये जो प्रोसेस था ये फर्दर एक्सीड नहीं होगा, ठीक है ना, एक लिमिट तक पहुंच जाएगा ये। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम रीजन, कि दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम आ गया, अब फर्दर काम नहीं होगा, सही है ना। नेक्स्ट लॉ हमारे पास है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गिवन मास का, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि आपने टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, सही है ना। अब देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमें वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर होगा ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम बस वॉल्यूम है वो क्या है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। कांस्टेंट प्रेशर प्लस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, जिस तरह से हमने वहां पे बात करी थी बॉयल्स लॉ के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर प्लस नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, तो फिर ये जो है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट और टेम्परेचर के, सही है ना। अब यहाँ पे भी देखो सेम चीज ही हो रही है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डायरेक्टली है किसके, वॉल्यूम हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस डायरेक्टली टेम्परेचर ना, तो जो हमारे पास v होगा, जब मैं ये देखो जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगी तो मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। मैं ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगी तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो कांस्टेंट आ गया वो, और टेम्परेचर यहाँ था पहले, वो यहाँ से मैंने इधर शिफ्ट करा तो नीचे आ जाएगा ना, इस तरह से कि जैसे पहले ये हो जाएगा v इक्वल्स टू, जो हमारे पास v है दैट इक्वल्स टू अपना क्या नाम है, अच्छा जो नेक्स्ट है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ है, ये 1811 ने अमेडेओ एवोगाड्रो ने दी थी, ठीक है। हाइपोथेसिस है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पे देख लो, आप खुद देख लो कि यहाँ पे जो रिलेशन है किसके बारे में है, वॉल्यूम के बारे में है और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में गैस के। तो प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, क्योंकि दो वेरिएबल जो हम यहाँ पे यूज करें वो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स जो हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास बाकी की दो वेरिएबल्स कांस्टेंट हो गए, जो कि हमारे पास क्या है अपना प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा ये जो हमारे पास कहता है, ये हाइपोथेसिस जो है दिस इज एक्चुअली नोन एज एवोगाड्रोस लॉ, जो कि हमारे पास स्टेट करता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो ना गैसेस का, ये आपने फर्स्ट टाइम भी पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री के अंदर, कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो सारी गैसेस का, ठीक है ना, दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम के अंदर सेम ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर आप सेम वॉल्यूम ले रहे हो तो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए उन दोनों गैसेस के लिए। अगर आप उन दोनों को गैसेस का वॉल्यूम सेम लोगे, आप उसका टेम्परेचर सेम लोगे और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दो दोनों गैसेस का, अगर आप दोनों का इक्वल वॉल्यूम लोगे ना, तो उन दोनों के अंदर इक्वल हमारे पास क्या होंगे, या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे ये कहता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, है ना, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है डायरेक्टली अच्छा देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है इसकी, सही है ना। इसका ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि जितने ज़्यादा वॉल्यूम होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, सही है ना। फिर हम जो है इसको आगे देखें तो इन सिंबल वी कैन राइट इट एज v प्रोपोर्शनल टू n कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। फिर अगर मैं वही प्रोपोर्शनलिटी वाला काम करूँ जो मैंने पिछली लॉ में करा था, तो ये भी क्या हो गया, v बाई एन इक्वल्स कॉन्स्टेंट। और मैं अगर यहाँ पर ये देखूँ ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर यही है, मैंने आपको ये पिछले वाले लॉ के अंदर
सॉल्व करके भी बताई थी ना कि जो उसका हमारे पास रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जब हम बस कैंसिल होगी ना ये चीज़, तो ये सेम ही रेशियो दे रही होगी दोनों के लिए, और वो हमारे पास क्या होगा, एक वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, सही है ना। ये भी हमने जो है ना पढ़ा है पीछे चार्ल्स लॉ के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, फिर जो पैराग्राफ कह रहा है वो ये कह रहा है कि where V is the volume and N is the number of moles of a gas, thus 1 dm cube of oxygen gas contains the same number of molecules as 1 dm cube of hydrogen gas or any other gas। देखो ना, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लिया, 1 dm क्यूब ले लो, cm क्यूब ले लो, मीटर क्यूब ले लो, दैट इज द सेम थिंग, बस क्या है, वॉल्यूम के यूनिट्स हैं डिफरेंट, ठीक है ना। तो अगर आप 1 dm क्यूब ले रहे हो ऑक्सीजन गैस का, वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा जितना 1 dm क्यूब आप हाइड्रोजन गैस का कंटेन करेगा, सही है ना। सेम वॉल्यूम होगा तो डिफरेंट गैसेस होंगी, उनका जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम, प्रोवाइडेड द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या करो, सेम रखो। When V1 and V2 are the volume of gas and N1 and N2 are the amount of gas, तो हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं, सही है ना। क्योंकि देखो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, देखो अगर मैं आपको ये 12 करके बता दूं ना, भले देखो वॉल्यूम हमारे पास अगर इनिशियली वाज 2, वही वाला एग्जांपल ले रही हूँ, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर सपोज पहले थे 4, सही है ना। फिर बाद में हमारे पास जो सीन आया वो ये था कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो 4 हो गया। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जैसे जितना वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही जो है नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम पहले 2 था, फिर वॉल्यूम 4 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास, नंबर ऑफ मोल जो है वो पहले क्या थे 4, जो है वो पहले क्या थे 4, तो डबल होके क्या हो जाएंगे 8। अब मैं इन दोनों का अगर रेशियो निकालती हूँ तो ये भी हमारे पास 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, और दोनों क्या है, कांस्टेंट, दोनों सेम है, सही है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि a mole of substance is that mass of substance that contain a specific number of molecules called Avogadro's number of mole। कहता है कि अगर आप एक मोल लेते हो ना किसी भी चीज का, एक मोल लेते हो किसी भी गैस का, तो वो जो है ना वो सेम अमाउंट कंटेन करेगा मॉलिक्यूल्स का, कांस्टेंट है वो मॉलिक्यूल। एक मोल जो है, अगर आप उसका वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम आप अगर उसका कांस्टेंट कर देते हो, तो हमारे पास अगर उसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस पॉइंट पर जो हमारे पास एक मोल होगा ना उस गैस का, वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, इतने 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, या फिर एटम्स होंगे या फिर आयन्स होंगे, जो भी हैं। फॉर सपोज अगर तो वो हमारे पास जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, तो फिर हमारे पास वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो किससे मिलके बनती है, H2 मॉलिक्यूल से बनती है ना। हाइड्रोजन गैस हमारे पास हाइड्रोजन थोड़ी होता है, हाइड्रोजन गैस में सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन गैस बनती है हमारे पास H2 मॉलिक्यूल से, देखो H2 मॉलिक्यूल से बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो इतने H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने, अगर मैं एक मोल लेती हूँ हाइड्रोजन गैस का। सिमिलरली अगर मैं नियॉन गैस लेती हूँ तो नियॉन गैस मोनोटॉमिक होती है, मोनोटॉमिक मतलब उसमें कोई हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है ना वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं अपना, डायटोमिक नहीं होती है, मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो ये डायटोमिक नहीं होती है, सिर्फ मोनोटॉमिक होती है। तो इसके अंदर मैं देखूंगी अगर मैं इसका एक मोल लेती हूँ तो उसके अंदर इतने नियॉन के क्या होंगे, एटम्स, और हाइड्रोजन के एक मोल में इतने क्या होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई बात। और अगर तो कोई आयोनिक है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होंगे, उतने आयन्स होंगे। अच्छा, Avogadro's number is defined to be the number of carbon atoms in 12 ग्राम of the isocarbon। देखो 12 ग्राम जो है ना कार्बन का एक मोल होता है, कार्बन का अगर मैं एक मोल लूंगी ना तो उसका मास क्या होता है 12 ग्राम, सही है ना। तो अगर एक मोल के अंदर मास 12 ग्राम है, ठीक है ना, तो मतलब एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे कार्बन के, कार्बन एटम्स कितने होंगे
6.02 इंटू 10⁻23, इतने ही मॉलिक्यूल, इतने ही कार्बन के एटम्स होंगे, क्योंकि एक मोल है, सिंपल। आप उसको 12 ग्राम कह लो, जैसे कि यहाँ पे मैं H2 है ना, मैं H2 गैस को कह लूँ कि ये इसका, मैं इसका 1 मोल ले लूँ, या फिर मैं इसके 2 ग्राम ले लूँ, बात सेम कह रही है। मैं या तो उसका 1 मोल ले लूँ, या तो मैं इसका 1 मोल ले लूँ, या फिर मैं इसका क्या ले लूँ, या तो मैं इसका 1 मोल ले लूँ, या तो फिर मैं इसका क्या ले लूँ, 2 ग्राम ले लूँ, बात सेम है, क्योंकि 2 ग्राम भी इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम इसका, क्योंकि ग्राम में ले रही हूँ ना मैं, और ग्राम किसके लिए होता है, मोल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। अब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू इट्स मास, जो फॉर्मूला है मोल्स का वो क्या होता है, गिवन मास को आप डिवाइड कर दो उसके मोलिकुलर मास से, where m is the molecular mass of substance usually expressed in ग्राम पर मोल, ठीक है ना। हम मोलर मास को किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। Blowing up a balloon is an example of Avogadro's law because it says as you blow up more molecules of air into the balloon it expands। देखो ना, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये अच्छा एग्जाम्पल है उसका, किसका, हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ का, कि जब आप बलून को ब्लो करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है कि आप उसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा आप मॉलिक्यूल्स उसके अंदर डालोगे, जितना ज़्यादा आप उसको ब्लो करोगे, ठीक है ना, जितने ज़्यादा आप एयर के मॉलिक्यूल्स डालोगे उसके अंदर, उतना ज़्यादा वो एक्सपेंड होता है, उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ता है, सिंपल। अच्छा, so the next is